स्टूडेंट मॉडल टेस्ट पेपर करने जा रहे हैं हम क्लास 10th मैथ्स का, ठीक है, जो सेशन 2022 एंड 23 क्लास 10th बोर्ड के लिए है। ये आपके प्री बोर्ड में भी प्रैक्टिस के लिए यूज़फुल होगा, तो ध्यान से देखिए, ठीक है। तो इसके हम सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें ट्राइंगल में से है, ठीक है। ट्राइंगल दिया हुआ है आपको ABC, जिसमें AB साइड और AC साइड पे P एंड Q पॉइंट्स गिवन है, ठीक है। उसके बाद आपको AP गिवन है 1.5 एंड PB गिवन है 3, AQ गिवन है 2 एंड QC गिवन है 4 एंड PQ भी गिवन है 2। आपको BC फाइंड करना है। तो डायग्राम बनाते हैं सबसे पहले हम। तो ये हमारे पास डायग्राम है, ठीक है। इसमें AP 1.5 गिवन है, PB 3, ये 2 और ये 4। तो जब भी आपको ये रेशियो अपॉन ये रेशो गिवन हो और ये रेशो गिवन हो, तो आप चेक करेंगे क्या ये रेशो इक्वल आ रहे हैं, ये अपॉन ये अपॉन ये। तो ये देखिए हमने चेक किया, तो ये भी 1/2 आ रहा है और ये भी 1/2 आ रहा है। तो इट मीन्स ये प्रूव हो गया कि AP अपॉन PB इक्वल है AQ अपॉन QC, ठीक है। तो यानी कि BPT शो हो रही है। इसको हम कहते हैं बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। तो चैप्टर 6 के अंदर आपके थ्योरम्स है ट्राइंगल वाले चैप्टर में, तो उसमें से एक थ्योरम है BPT, ठीक है। तो जब भी ये रेशो इक्वल होता है, क्योंकि ये इक्वल आ रहा है ना, तो अगर ये रेशो इक्वल है तो ये लाइन इस लाइन के क्या होगी, पैरेलल होगी, ठीक है। तो एक तरह से जब रेशो इक्वल है तो लाइंस पैरेलल होती है, और लाइंस पैरेलल है तो रेशो क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे रेशो इक्वल है तो हम कह सकते हैं कि PQ क्या है, पैरेलल है BC के। इसके अलावा आपको ये भी पता है कि जब ये रेशो इक्वल होते हैं तो ट्राइंगल्स क्या होंगे, सिमिलर होंगे, ठीक है। ये वाला ट्राइंगल इस ट्राइंगल की क्या हो जाएगा, सिमिलर। तो हम कह सकते हैं ट्राइंगल APQ सिमिलर है, APQ ABC के सिमिलर है, ठीक है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके साइड्स के रेशो क्या होंगे, इक्वल होंगे, ठीक है। तो अगर मैं इस छोटे ट्राइंगल की AP साइड ले रही हूँ तो इस ट्राइंगल की क्या लेनी पड़ेगी, AB। सेम ऐसी अगर मैं इसकी PQ ले रही हूँ, क्योंकि मुझे वो फाइंड करना है ना BC, तो PQ ले रही हूँ तो इसकी क्या लेनी पड़ेगी, BC। तो जब भी ट्राइंगल सिमिलर होते हैं तो उन ट्राइंगल्स के कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स के रेशियो इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे आपको AP अपॉन PB तो गिवन है 1.5/3, सॉरी ये AB आपका टोटल ये हो जाएगा ना 1.5, और AB क्या हो जाएगा आपका, इन दोनों को प्लस करके आ जाएगा। तो 1.5 और 3 को प्लस करेंगे तो 4.5 हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, 4.5। एंड PQ आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कितना, 2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम कर देंगे 2 सेंटीमीटर एंड BC हमें फाइंड करना है। तब तो कैलकुलेशन पार्ट बचा है, तो इसे सॉल्व कर लीजिए। क्रॉस मल्टी पहले तो इसे कैंसिल कर लीजिए, पॉइंट से पॉइंट कैंसिल, 15 1 ज़ा 15 3 ज़ा एंड BC यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई होगा एंड 2 3 ज़ा 6। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। तो यहाँ पे वैसे तो ऑप्शंस गिवन है, तो ज़रूरी नहीं आपको ऑप्शन आएंगे ही आएंगे, तो आंसर निकालना होगा। तो ये आपका करेक्ट है, A ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 2, द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल गिवन है, क्वाड्रेटिक है, आपको दिख रहा होगा, पावर 2 है ना मैक्सिमम, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, इसके हमें जीरोस फाइंड करने हैं। तो आपको पता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है तो 2 जीरो होंगे। तो एक तरह से इसमें देखिए फ्रैक्शंस है ना, तो अगर आप ये 3 किसी तरीके से हटा दें तो आपको सिंपली पॉलिनोमियल आपको मिडिल स्प्लिट करना है और कुछ नहीं करना। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, पॉलिनोमियल है हमारे पास 7y² प्लस 11/3y माइनस का 2/3। तो अगर मुझे ये अपॉन 3 हटाना है किसी तरीके से, तो मैं क्या करूँगी, सबके डिनोमिनेटर में 3 ले आऊँगी। तो इसके डिनोमिनेटर 1 है ना, तो इसको मुझे क्या करना पड़ेगा, 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि ये जो 1/3 सबके साथ है वो क्या हो जाए, कॉमन आ जाए, ठीक है। तो अगर 1/3 सब में से कॉमन है, 3 देखिए नीचे है तो ये 1/3 कॉमन आएगा। तो अंदर क्या बचेगा, इसको 3 7 जा कितना हो जाएगा, 21y²। ये तो 11 ही रहेगा क्योंकि 3 है ना, यहाँ तो हमने 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया था, तो इसका 1/3 बाहर ले लिया, तो ये 3 तो बचेगा ना।
तो ये 21y² हो जाएगा, ये 11y हो जाएगा, एंड ये भी 3 बाहर है, तो यहाँ क्या बचेगा, जस्ट 2। एंड क्योंकि जीरोस फाइंड करने तो इक्वल टू 0 रखना पड़ेगा। अब ये जो 1/3 है उस साइड जाके 0 बन जाएगा, तो हमें जस्ट इसी को सॉल्व करना है। 21y² प्लस 11y - 2। अब इसको करने का तरीका क्या होता है, मिडिल स्प्लिट, यानी कि इसके y² के कोफिशिएंट को कांस्टेंट से क्या करते हैं, सबसे पहले मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आएगा मल्टीप्लाई करके, 42। अब इस 42 के ऐसे फैक्टर कीजिए कि प्लस माइनस करके 11 आ जाए। तो 42 एक तो 21 × 2 में आता है, इससे तो 11 नहीं आ रहा प्लस माइनस करके, है ना। तो कोई और फैक्टर सोचिए, 21 के इसके पूरे फैक्टर बना लेते हैं। 21 का फैक्टर होता है 7 3 एंड साथ में 2, ये 2x, है ना। तो इससे भी हमारा 42 आ सकता है। अब लेकिन हमें ऐसे करना है कि 11 आ जाए। तो देखिए 3 2 6, 7 × 6 लेती हूँ तो 11 नहीं आएगा, क्योंकि 13 आ रहा है प्लस करके। अगर मैं लेती हूँ 7 2 14 × 3, तो देखिए इस फैक्टर से भी 42 आ रहा है और इस फैक्टर से भी 42 आ रहा है, लेकिन इस फैक्टर से हमारा 11 भी तो आ सकता है प्लस माइनस करके ना, 14 - 3। तो हमें इसके फैक्टर मिल गए 14y - 3y। तो ये मिडिल स्प्लिट आपको करना आना चाहिए। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करना है, फिर ऐसे फैक्टर्स बनाने इसी नंबर से कि प्लस माइनस करके हमें ये मिल जाए। एंड ये और ये तो एज इट इज़ लिख लेंगे। इसकी स्प्लिटिंग कर दी हमने, 14y - 3y, ठीक है। अब कॉमन ले लीजिए, इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, 7। ये दोनों 7 के टेबल में आते हैं, और एक y भी कॉमन आ सकता है। इसमें से अंदर 7 3 तो 3 बचेगा, एक y बचेगा। इसमें 7 2 तो 2, एंड y तो बाहर एक ही है ना, कैंसिल हो गया, तो जस्ट ये आएगा। इसमें से कुछ कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन, माइनस है तो बाहर माइनस। अंदर जब भी 1 हो तो ये एज इट इज़ आ जाएंगे ना, और बाहर माइनस है तो ये माइनस प्लस हो जाएगा। अब आपके ये ब्रैकेट सेम आ गई, इट मीन्स आप सही कर रहे हैं। अगर ब्रैकेट चेंज होते तो आपने कुछ मिस्टेक की होती। अब ये ब्रैकेट जो कॉमन है, दोनों में सेम ब्रैकेट है, वो तो हम कॉमन ले लेंगे। एंड अगर ये ब्रैकेट बाहर है तो ये बचेगा, एंड इसमें से भी ये ब्रैकेट बाहर है तो ये बचेगा। तो यहाँ से आप क्या करेंगे, एक बार इसे 0 रखेंगे और एक बार इसे 0 रखेंगे। तो जब हम 3y + 2 को 0 रखेंगे तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी, पहले तो 3y यहीं रहेगा, +2 - 2 हो जाएगा, एंड y क्या आ जाएगा, -2/3। सेम ऐसे ही आप एक बार 7y - 1 को भी 0 रखिए, ठीक है, और लगा देना। तो y की वैल्यू आ जाएगी, पहले -1 + 1 एंड 7 डिवाइड में चला जाएगा। तो हमारे पास 2 आंसर आ जाएंगे, -2/3 और 1/7, ठीक है। तो ये देखिए कौन से ऑप्शन में है, -2/3 और 1/7, ये तो नेगेटिव है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है -2/3 1/7, तो इसका डी ऑप्शन है। तो ऑप्शंस तो गिवन हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको ये सॉल्व करना आना चाहिए। तो बस इसमें कन्फ्यूज़न ये थी कि फ्रैक्शंस में थे, तो आपको फ्रैक्शन को, ये जो भी डिवाइड में है ना, इसको हटाने के लिए सबके नीचे 3 लेके आइए, जैसे करते हैं कॉमन डिनोमिनेटर करके। इसको में 3 नहीं है तो इसको 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे ताकि 3 आ जाए। फिर ये बचेगा, ये बचेगा, ये बचेगा, और ये 1/3 0 बन जाएगा। फिर तो ये सिंपल मिडिल स्प्लिट से सॉल्व हो जाएगा। तो समझ आ गया होगा आपको। थर्ड क्वेश्चन करते हैं अब हम। देखिए, विच टर्म ऑफ एपी, ये एपी गिवन है, फर्स्ट नेगेटिव टर्म। तो कई बार तो क्वेश्चन आता है कौन सी टर्म 0 है, या इसमें आ गया कौन सी ऐसी टर्म है एपी। देखिए आपको दिख रहा है ना, कम होती जा रही है, तो कहीं ना कहीं नेगेटिव टर्म भी आई जाएगी, क्योंकि एपी डिक्रीजिंग में है। पहले 20 है, फिर 17 है, 14, ऐसे करके कहीं ना कहीं पे ये नेगेटिव नंबर पे भी जाएगी। तो इन्होंने बोला कि कौन से नंबर पे ये नेगेटिव आ जाएगी। तो इट मीन्स आपको कंडीशन क्या कह रहे हैं, कौन सी टर्म इसकी नेगेटिव है। तो यानी कि an का ही फॉर्मूला लगाना है, लास्ट टर्म का फॉर्मूला। an के लिए कंडीशन क्या दे रही है, नेगेटिव, यानी an की वैल्यू 0 से क्या होगी, लेस होगी। नेगेटिव तो तभी होता है ना जब 0 से लेस हो। अब an का फॉर्मूला लगा दीजिए, a + n - 1d, ये तो सबको पता होगा टर्म का फॉर्मूला। ये लेस देन का साइन आप लेके चलेंगे। अब AP है आपके पास 20 17 14, जब भी AP डिक्रीजिंग होती है ना, तो देखिए a तो आपको दिख रहा है 20 है, और AP क्योंकि डिक्रीज होती जा रही है तो डिफरेंस हमेशा नेगेटिव आएगा। तो इसमें से इसको माइनस कीजिए, तो देखिए प्लस माइनस माइनस साइन बढ़ेगा बड़ा, ये तो डिफरेंस नेगेटिव आता है हमेशा। तो ध्यान रखना, जब भी AP डिक्रीजिंग होगी तो डिफरेंस नेगेटिव होगा। अब इस फॉर्मूले में वैल्यूज रख दीजिए, a के प्लेस में 20, n - 1, d आपको दिया है -3, ये देखिए ब्रैकेट में रखना क्योंकि मल्टीप्लाई में। अब आप सॉल्व कर लीजिए, पहले 20 एज इट इज़ रहेगा, पहले मल्टीप्लाई वाला इसके अंदर सॉल्व होगा।
-3 को n से करेंगे तो -3n, -1 को -3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का साइन आ जाएगा, क्योंकि दो नेगेटिव मल्टीप्लाई में प्लस हो जाते हैं। अब 20 + 3 कितना होता है, नंबर को नंबर से सॉल्व कर दिया और n को अलग रखा। अब देखिए ये -3n तो यहीं रहने दीजिए, इस 23 को इस साइड लेके जाएंगे तो माइनस का 23 हो जाएगा। अब देखिए जब भी ये वाला साइन होता है ना इक्वल या लेस देन और मोर देन का, तो जब भी n या x पे नेगेटिव साइन होता है ना, तो अगर मैं इसका साइन हटाना चाहती हूँ माइनस, तो ये साइन ना रिवर्स हो जाता है। तो अगर ये ऐसा है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। तो ये n का नेगेटिव हट जाएगा। अब ये नेगेटिव आपने यहाँ भेज दिया, तो ये देखिए ये नेगेटिव यहाँ जाएगा तो दो नेगेटिव पॉजिटिव बन जाएंगे। तो ऐसे मत कैंसिल करना, ये अगर n पे नेगेटिव है ना तो आपको उसे हटाना है अगर, तो ये साइन रिवर्स करना ही पड़ेगा। ये ऐसा होगा तो ऐसा कर देना, ठीक है। अब n निकाल लीजिए, 23/3, ये 3 डिवाइड हो जाएगा, तो 23/3 को डिवाइड करेंगे तो 3 7 जा 21 बचा 2, 3 6 जा 18। तो n की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7.6 से बड़ी होनी चाहिए। तो n तो आपको पता है डेसिमल्स में तो होता नहीं है, तो अगर नेगेटिव टर्म लानी तो n की वैल्यू 7.6 से बड़ी होनी चाहिए, यानी कि n कितना होगा, 7 से बड़ा मीन्स कितना हो जाएगा, 8। तो फर्स्ट नेगेटिव टर्म जो है इस AP में कौन से नंबर पर आएगी, 8th नंबर पर आएगी। तो इसका आंसर क्या होगा, 8। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो C ऑप्शन करेक्ट है। तो ऐसे करके आपको नेगेटिव टर्म ऑफ AP फाइंड करनी होती है, ये कंडीशन लगानी होती है, और ये इनइक्वालिटी के साइन की आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। cos A + cos स्क्वायर A आपको 1 गिवन है और आपको ये फाइंड करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ट्रिग्नोमेट्री में से। तो cos A + cos स्क्वायर A आपको 1 गिवन है। आपको फाइंड क्या करना है, sin स्क्वायर A + sin की पावर 4A, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो पहले जो गिवन है, ये गिवन है ना आपको, तो यहाँ से कुछ निकाल लेते हैं। अब आप इस देखिए, ये अगर मैं cos स्क्वायर A को वहाँ लेके जाती हूँ तो माइनस हो जाएगा, और 1 - cos स्क्वायर आपको पता है एक आइडेंटिटी होती है। क्या आइडेंटिटी है, देखिए 1 - cos स्क्वायर A, ये cos A तो यहीं रखिए, ये cos स्क्वायर A यहाँ आ जाएगा। अब ये 1 - cos स्क्वायर A, ये आइडेंटिटी आपने पढ़ी होगी, sin स्क्वायर A + cos स्क्वायर A कितना होता है, 1। ये बहुत इंपॉर्टेंट आइडेंटिटी है। तो यहाँ से अगर मैं 1 - cos स्क्वायर करूँ, यानी प्लस से लेके यहाँ ले आके माइनस करूँ, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, sin स्क्वायर A की। तो यहाँ 1 - cos स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर A। तो यहाँ से हमारे पास cos A की वैल्यू किसके बराबर आ गई, sin स्क्वायर A की। ये फर्स्ट इक्वेशन है, ठीक है। अब मुझे sin स्क्वायर तो चाहिए ही था, मुझे sin की पावर 4 भी चाहिए, तो यहाँ से मैं sin की पावर 4 भी तो ला सकती हूँ। इसको 4 बनाने के लिए मुझे स्क्वायरिंग करनी पड़ेगी, इधर भी और इधर भी, तो हम स्क्वायरिंग बहुत साइड कर देंगे, क्योंकि हमें sin स्क्वायर तो चाहिए ही, हमें sin की पावर 4 भी चाहिए। तो हम जब स्क्वायरिंग करेंगे तो cos पे तो स्क्वायर लग जाएगा, एंड sin स्क्वायर ऑलरेडी है, जो कि हमारे को पता है ये यहाँ से आया ना, इस आइडेंटिटी से। तो ये स्क्वायरिंग की तो स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ये सेकेंड इक्वेशन। अब यहाँ पे हम पुट कर देंगे sin स्क्वायर A के प्लेस में तो cos A, ठीक है, एंड sin 4 के प्लेस में क्या पुट कर देंगे, cos स्क्वायर A, ठीक है, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड। अब इसमें देखिए ये हमने सॉल्व किया तो हमें ये मिला, और इसकी वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता है कितनी है, 1। तो यहाँ पे हम कितना रख देंगे, 1। तो यानी आंसर क्या मिला इसका, हमें 1। तो अगर ऑप्शंस को देखें तो इसका आंसर होगा C ऑप्शन। तो समझ आ गया, जो गिवन है वहाँ से आप कुछ फाइंड कीजिए, और आपको ये आइडेंटिटीज़ के रूल पता होने चाहिए। अब आपको देखिए यहाँ से cos A sin स्क्वायर A के बराबर मिला, यानी sin स्क्वायर A मुझे cos A मिल गया, और मुझे sin 4 भी चाहिए था, तो मैंने इसलिए स्क्वायरिंग कर दी, देन यहाँ पे रखा, तो हमें 1 आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये आपका सरफेस एरिया में से है, ठीक है। हाँ, तो अ रेक्टेंगुलर पार्क इज 70 मीटर बाय 56 मीटर, यानी कि लेंथ आपको गिवन है रेक्टेंगुलर पार्क की, एंड ये ब्रेथ है। जब भी बाय बोले तो ये लेंथ और ब्रेथ होती है, ठीक है। इट इज़ सराउंडेड बाय सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स। अब इस रेक्टेंगुलर पार्क में चारों तरफ से सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड बने हुए हैं। सेमी सर्कुलर मतलब हाफ सर्कल, और इस सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड को अगर हम
कॉस्ट लगाए, यानी कि इसमें फ्लावर्स उगाएंगे, तो कॉस्ट पड़ेगी 60 पैसे पर स्क्वायर मीटर। पर स्क्वायर मीटर का मतलब एरिया से, अगर जस्ट मीटर बोलते हैं ना तो वो पेरीमीटर होता, बट यहाँ पे पर स्क्वायर मीटर बोल दिया। तो जब भी स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हो तो एरिया से कर रहे हैं। तो आपको सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड का एक तरह से क्या निकालना है, एरिया। पहले हम डायग्राम बना लेते हैं इसका। तो अगर मैं डायग्राम देखूँ क्वेश्चन नंबर 5 का, तो एक रेक्टेंगुलर पार्क है जिसमें लेंथ है 70 मीटर और ब्रेथ है इसकी 56 मीटर, ठीक है। अब इसके चारों ओर हमने क्या बनाए हुए, सेमी सर्कुलर ऐसे फ्लावर बेड बना दिए। सेमी सर्कुलर बन गया, इधर से भी बन गया, इधर से भी बन गया और इधर से, ठीक है, समझ आ गया। अब इस सेमी सर्कुलर में देखिए, इधर वाले सर्कल की बात करूँ तो इसका डायमीटर बन गया, ये जो इसकी लेंथ है रेक्टेंगल की वो इसका डायमीटर है। सेम ऐसे इस वाले सर्कल का डायमीटर कितना है, 56। और आपको क्या निकालना है, ये सेमी सर्कुलर की कॉस्ट निकालनी है इन फ्लावर बेड्स की, ये वाली कॉस्ट, ठीक है। तो एक तरह से एरिया निकालना है आपको, है ना, इन सर्कल्स का। तो सर्कल्स का एरिया, तभी तो एरिया के बाद ही तो कॉस्ट निकालेंगे, क्योंकि स्क्वायर मीटर की बात कर रहे हैं तो एरिया से कर रहे हैं। अगर मीटर बोलते तो हम एरिया ना निकाल के जस्ट इनके पैरीमीटर्स निकालते। क्लियर। तो आप एरिया निकाल लीजिए इन सर्कुलर बेड का, फ्लावर बेड्स का। तो एरिया ऑफ सेमी सर्कुलर फ्लावर बेड्स, तो देखिए अगर मैं इस सर्कल और इस सर्कल को मिलाऊं तो एक बड़ा सर्कल सेम 70 मीटर डायमीटर से बन जाएगा, और ऐसे एक छोटा सर्कल, आधा सर्कल और आधा सर्कल मिलके एक बड़ा, फिर से एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे एक सर्कल तो ये वाला बन रहा है जिसका डायमीटर 56 है, और एक सर्कल इन दोनों को मिला के बन रहा है जिसका डायमीटर 70 है। तो एक तरह से एक सर्कल बड़ा बन रहा है और एक सर्कल छोटा बन रहा है। तो एरिया पूरे फ्लावर बेड्स का क्या हो जाएगा, दो सर्कल का एरिया, एरिया 1 प्लस एरिया 2। वैसे तो मैं आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये, फिर आधा सर्कल ये, आधा सर्कल ये लेकर भी कर सकती थी, बट मुझे दिख रहा है कि ये सर्कल बिल्कुल इसके जैसा है, तो आधे को आधा मिला के पूरा एरिया ले लेंगे। ऐसे ये इसको आधा आधा मिला के पूरा एक सर्कल का एरिया ले लेंगे। अब सर्कल का एरिया आपको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, तो अगर एरिया 1 ले रही हूँ तो पाई आर 1 ले लूँगी एंड पाई आर 2 का स्क्वायर। अब पाई कॉमन ले लेना, उसकी वैल्यू होती है 22/7। रेडियस 1, देखिए अगर मैं बड़े वाले की बात करूँ तो इसका डायमीटर 70 है, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 35 एंड उस पर स्क्वायर। एंड इस वाले का डायमीटर 56 है, इधर वाले सर्कल का अगर पूरा सर्कल बना तो 56 है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी 28, क्योंकि उसका आधा कर देंगे ना। अब इसे सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व करके आएगा ये 22/7, 35 का स्क्वायर 1225, 28 का स्क्वायर होता है हमारा 784। ये आप निकाल के देखना, फिर इसे ऐड करना 22/7 एज इट इज़, इसको ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा 2009, ठीक है। अब हमें कॉस्ट निकालनी है ना, तो मैं यहीं पे कॉस्ट भी निकाल देती हूँ। ये तो मैंने एरिया निकाला, अब मुझे क्या निकालनी है, कॉस्ट। तो कॉस्ट पर मीटर स्क्वायर कितनी दी हुई है, 60 पैसा। तो हमें तो इतने एरिया की निकालनी है ना, तो 60 पैसा से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, तो पैसा है तो हम रुपीज़ को में चेंज कर देंगे, 60/100 हो जाएगा, ठीक है। तो 60/100, तो ये कॉस्ट निकाल दी हमने सीधा ही। तो जितना एरिया आया हमारा, ये एरिया आया है, उसको हमने पर स्क्वायर मीटर कॉस्ट से, जो कि पैसे में दी थी तो इसलिए रुपीज़ में बदलने के लिए 100 से डिवाइड किया है, तो उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसे आप कैंसिल करके सॉल्व कर लीजिए ना, ये 7 से कैंसिल हो जाएगा, 7 में 7 2 = 14 बचे 6, 7 8 = 56 और 7 7 = 49 एंड ये 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। और फिर इन सबको मल्टीप्लाई करके 10 से डिवाइड करेंगे, यार पॉइंट लगा देना। तो कॉस्ट आपकी आएगी सॉल्व करके देखो आप, ये आएगी 378.40, क्योंकि लास्ट में 10 है ना नीचे डिवाइड में, तो आप एक के बाद डेसिमल भी लगाएंगे। तो कॉस्ट आएगी आपकी 3788.40। ये कॉस्ट है तो